चलो देखो, हम लोगों को पढ़ना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में जरा ध्यान दे बेटा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा क्या, है ना, इंट्रोडक्शन मतलब पॉपुलेशन के बारे में, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, फिर बर्थ रेट के बारे में, और फिर क्या सबसे बड़ी चीज क्या ना, कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में। तो 7 कंट्रासेप्टिव डिवाइस कल की क्लास में बताया था। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो जिसको शॉर्ट में कहते हैं MTP। क्या कहते हैं? MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान देना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन मतलब रिमूव करना, टर्मिनेशन मतलब रिमूव करना। तो टर्मिनेशन का मतलब रिमूव करना, मतलब प्रेगनेंसी को रिमूव करना। क्या है? प्रेगनेंसी को रिमूव करना। दैट इज कॉल्ड एज द MTP। आप कह सकते हो मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। ठीक है ना? तो ध्यान देना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ये इलीगल होता है। क्या होता है? इलीगल। क्योंकि प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट करोगे या टर्मिनेट करोगे तो एक हत्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, मतलब सीधा सीधा कह सकते हो मर्डर कर रहे हो। बात किया ना? ठीक। तो सरकार इस पे बैन लगा चुकी है। बात किया ना? लेकिन कुछ कंडीशन में मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके कुछ अलग कंडीशन बनते हैं। तो जरा ध्यान देना, MTP का मतलब होता है इंड्यूस द एबॉर्शन। एबॉर्शन मतलब है ना, जो प्रेगनेंसी है उसको खत्म करना, है ना। एबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना या खत्म करना। तो MTP का मतलब होता है इंड्यूस एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन को बढ़ावा देना। इंड्यूस मतलब बढ़ावा। ठीक। अब जरा देखो, तो MTP एक्ट लीगलाइज, है ना, बाय जो है इंडियन गवर्नमेंट, है ना, जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा MTP एक्ट कब भारत में लागू किया गया? 1971 में, है ना। 1971 में एक्ट बनाया गया, और जो कि MTP एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लगभग 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी हर साल अबॉर्ट की जाती है। बात किया ना, पर ईयर कितना प्रेगनेंसी खत्म किया जाता है? 45 से 50 जो है मिलियन प्रेगनेंसी। ये बहुत ज्यादा आंकड़ा है, ध्यान देना। तो 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी हर साल अबॉर्ट होती है, हर साल यह MTP परफॉर्म किया जाता है। ये अकाउंट अगर हम देखें तो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 भाग है। ठीक है ना। तो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 मतलब अगर 50 मिलियन अबॉर्ट किया जा रहा है तो उस जो है अबॉर्ट हो रहा है, तो ये अकाउंट टोटल प्रेगनेंसी होने वाले प्रेगनेंसी के 1/5 भाग मात्र है। कितना है? 1/5 भाग। मतलब बहुत ज्यादा बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, इसीलिए तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना तेज बढ़ रहा है, दिन दूना रात चौगुना, है ना। क्लियर? 70 सालों में बहुत ज्यादा, मतलब 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ा है। आजादी के समय आपको बताया था ना 35 करोड़ था। अभी मोदी जी अपने भाषण में क्या कहते हैं? हमारे 135 करोड़ देशवासियों, है ना। क्लियर? अब जरा ध्यान देना, MTP सेफ कब है ना? मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना कब सेफ होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले दूसरे तीसरे महीने तक अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए तो ये सेफ माना जाता है ना, मदर के जान पर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये डेंजरस कब होगा? MTP डेंजरस अनसेफ क्या होगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब जब 4 महीने की प्रेगनेंसी हो जाएगी तब प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना डेंजरस होता है। क्लियर ना? क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि बेबी या फिटस और मदर के बीच प्लेसेंटा बन जाता है। ठीक ना? चौथे महीने में, तीसरे चौथे महीने में प्लेसेंटा बन जाता है। तो प्लेसेंटा बनने के बाद ना प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना खतरे से खाली नहीं है ना, मदर का जान भी जा सकता है। ठीक ना? क्लियर? तो जो है आगे देखो, तो क्या लीगल रीजन होते हैं? तो ध्यान देना, MTP पूरी तरह से इलीगल है ना, MTP नहीं होना चाहिए। तो लेकिन कुछ कंडीशन बनते हैं जो ना इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया, इसी कंडीशन के कारण ये लीगल कहा जाएगा, है ना। तो लीगली प्रेगनेंसी को, है ना, क्या क्या रीजन दिया गया है? प्रेगनेंसी या MTP को क्या क्या रीजन दिया है? अगर कोई प्रेगनेंसी रेप के कारण हो रहा है ना, तो अगर रेप के कारण हो रहा है तो जिस महिला का रेप हुआ है उसके कारण प्रेगनेंसी हो गया।
ठीक, तो ये सोशल इशू है ना, समाज में एक खतरा है ना, क्लियर। उस महिला का सम्मान बरकरार नहीं रहेगा, इसलिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, भारत सरकार यह आदेश देता है। ठीक, तो प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस या फेल्योर ऑफ जो है कंट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना, अगर प्रेगनेंसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल हो जाने के कारण हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में भारत सरकार आदेश करता है कि भाई आप लीगली जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर चेक करेगा कंट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल होने से ही ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ना, क्लियर। तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा मिसयूज इसी का होता है, बात करना, ठीक, तो ध्यान देना। नेक्स्ट होता है प्रेगनेंसी के कारण अगर मदर के जान पर कुछ खतरा है, उस बच्चे के कारण मदर पर कुछ खतरा है ना, तब उस कंडीशन में भारत सरकार आदेश करता है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। फिर ड्यू टू द जेनेटिकल डिफेक्ट इन द फिटस, अगर फिटस में कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है ना, तो उस डिफेक्टेड फिटस के पैदा होने से अच्छा तो यही है भैया वो टर्मिनेट कर दिया जाए, क्लियर ना। उस कंडीशन में फिटस मतलब बेबी, एम्ब्रियो, है ना, ये एमनियोसेंटोसिस के माध्यम से पता करते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम एमनियोटिक उसमें एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और उस एमनियोटिक फ्लूइड को डिटरमाइन करके हम, है ना, पता लगा सकते हैं कि उसमें उस बच्चे का सेक्स क्या है, मेल सेक्स है, फीमेल सेक्स है, कि उसमें कौन सा डिफेक्ट है, बात किया ना, इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। ठीक, तो ये वो 4 रीजन है जो लीगली प्रेगनेंसी को, है ना, लीगली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, बात किया ना। तो ये रीजन होंगे तब हम लीगल काम कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर इसके अलावा कोई दूसरा रीजन रहा तो हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि सीधा मर्डर कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये रहा एमटीपी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में भी क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, पुराने एनसीईआरटी में देखिएगा तो यहाँ पे डिजीज लिखा है, अभी लिखा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या हम इसको कहते हैं वेनरल डिजीज। क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज, या हम कहते हैं आरटीआई, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो आप कह सकते हैं बेटा ऐसे डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे पहला डिजीज है बेटा गोनोरिया। कौन सा है? गोनोरिया। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन से बैक्टीरिया से होगा? नाइजेरिया गोनोरोइया। कौन सा बैक्टीरिया? नाइजेरिया गोनोरोइया। दूसरा होता है बेटा सिफिलिस। कौन सा है? सिफिलिस। तो सिफिलिस ये भी एक जो है जेनाइटल डिजीज है, फीमेल्स में होता है, तो ध्यान देना ये दोनों ही फीमेल में होते हैं। ये फीमेल में होगा, ये किसके कारण होगा? ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, तो ध्यान देना। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्प्स, ये किसके कारण होता है ना? हर्पिज स्माइलेक्स वायरस के कारण, ये एक वायरल डिजीज है। ठीक, नेक्स्ट होता है क्लैमाइडियासिस, ये क्लैमाइडिया के कारण होता है ना? किसके कारण? क्लैमाइडिया, ये एक प्रोटोजोअन्स है। ठीक, नेक्स्ट होता है ट्राइकोमोनियासिस, यह है ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस नाम के ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ठीक, और यह भी एक प्रोटोजोअन्स है, मतलब ये प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक, नेक्स्ट है जेनाइटल वर्ड्स, तो जेनाइटल वर्ड्स किसके कारण होता है? ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज है। ठीक ना, क्लियर। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है ना? तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है एड्स। एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है, ये भी मेल और फीमेल में हो सकता है, बात करना। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पे जो जेनाइटल हर्प्स है ये केवल मेल में होता है ना? एक पेनाइल डिजीज होता है। क्या होगा? पेनाइल डिजीज। तो ध्यान देना ज्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो फीमेल में हो रहे हैं। किसमें होते हैं? फीमेल में होते हैं। क्लियर। तो ये इन डिजीज में से कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो एक बार अगर हो गए तो उनका कोई क्योर नहीं है, उनको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ऐसे कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो नॉट क्योरेबल होते हैं, जो
कभी भी क्योर नहीं हो सकते, मतलब उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे 3H, क्या याद रखेंगे 3H। जैसे जेनाइटल हर्प्स हो गया, ये एक बार अगर आपको हुआ तो ये इसका जो है इससे छुटकारा आप नहीं पाओगे ना। दूसरा हेपेटाइटिस हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, एड्स, मतलब HIV हो गया, है ना। एड्स एक बार हो गया तो क्या इससे ठीक किया जा सकता है, है ना, क्लियर। तो डोंट डाई ऑफ डोंट इग्नोरेंस ऑफ डाई, एड्स के लिए क्या बोला जाता है, डोंट इग्नोरेंस ऑफ डाई, मतलब मरने से आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। अगर ये डिजीज हुए तो यहाँ पे डेथ कंफर्म हो जाता है, कुछ कंफर्म हो या ना हो लेकिन डेथ कंफर्म हो जाता है, क्लियर ना, ठीक। तो ध्यान देना, तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं ना, इनके होने के चांसेस ज्यादा किस एज के पीपल में होते हैं, तो जो पीपल 15 से 24 साल के होते हैं उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बात करना, क्योंकि इस एज के पीपल बहुत ज्यादा सेक्सुअली बहुत ज्यादा ना नॉलेजेबल नहीं होते हैं और उस नॉलेज की कमी के कारण उनको इस डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्लियर ना। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया तो कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स आएगा, तो जो इनिशियल सिम्टम होता है, ध्यान देना, शुरुआत में जो सिम्टम्स आता है वो क्या होगा, इचिंग इन द जेनाइटल पार्ट्स, है ना, वजाइना या पेनिस में हल्का हल्का इचिंग होगा, ठीक। और क्या होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज बाय जेनाइटल पार्ट, है ना, तो जेनाइटल पार्ट्स के द्वारा, है ना थोड़ा थोड़ा फ्लूइड सेक्रेट किया जाएगा, ठीक। और क्या होगा, जेनाइटल पार्ट्स में स्वेलिंग आ जाएगा, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और क्या होगा, स्लाइट पेन होगा, हल्का हल्का दर्द होगा, है ना, जिसको आप मीठा दर्द करते हो, है ना, तो हल्का हल्का दर्द रहेगा इचिंग के साथ, क्लियर। अब आ जाओ, अगर इस सिम्टम को जानने के बाद भी अगर हम क्योर नहीं कर रहे हैं, इसका ना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे लंबे समय के बाद क्रॉनिक सिम्टम में आ जाएगा। बात करना, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये क्रॉनिक सिम्टम में चेंज हो जाएगा। तो क्रॉनिक सिम्टम क्या होगा, एबॉर्शन। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को इसमें से कोई डिजीज हुआ है तो उसमें एबॉर्शन का खतरा रहता है, उसका बच्चा एबॉर्ट हो सकता है, ठीक ना, अपने आप से एबॉर्ट हो जाएगा, ठीक। और आ जाओ, दूसरा क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर, कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कंडीशन में प्रेगनेंसी, है ना, कहाँ हो जाएगा, यूट्रस को छोड़ करके अदर देन यूट्रस हो जाएगा, मतलब फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गया या एब्डोमेन में प्रेगनेंसी हो गया। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एब्डोमेन में हुआ, फैलोपियन ट्यूब में हुआ, तो उसको ऑपरेट करके तुरंत हटाना पड़ता है, नहीं तो अगर जैसे जैसे वो बढ़ेगा ना तो पेशेंट मर भी सकता है। एब्डोमेन में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ तो ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक, तुरंत पता चलते ही ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है, बात कहना, नहीं तो ना जान का खतरा हो सकता है, ठीक। अब आ जाओ, इनफर्टिलिटी, PID हो सकता है, मतलब पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है ना, क्या हो सकता है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी काज कर जाएगा, मतलब इनफर्टिलिटी मतलब वो कभी भी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, मतलब इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक। अब जरा आ जाओ, जेनाइटल पार्ट्स का कैंसर भी हो सकता है, ठीक। और क्या हो जाएगा, स्टिल बर्थ, अगर प्रेग्नेंट वोमेन के हुआ तो समय से पहले बर्थ हो जाएगा, बात करना ना, तो बर्थ का टाइम क्या है, 9 मंथ से पहले ही बच्चा पैदा हो जाएगा, तो जिसको स्टिल बर्थ कहते हैं, ठीक ना, क्लियर, क्या कहते हैं, स्टिल बर्थ। ये इसके क्रॉनिक सिम्टम्स हैं। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन आप कर सकते हो, है ना, इससे बचा कैसे जा सकता है, तो मल्टीपल या अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करने से अवॉइड करना चाहिए। यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस, ऑलवेज यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस के समय कंडोम या बैरियर मेथड का यूज करना चाहिए, जो कि एड्स वगैरह नहीं होने देता है। कंट्रासेप्टिव पढ़ाते समय बताया था, बैरियर कंट्रासेप्टिव। दूसरा, अवॉइड सेक्स विद अननोन एंड मल्टीपल पार्टनर, ठीक। और तीसरा, जैसे ही कोई डाउट होता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, तुरंत डॉक्टर से मिल करके चेक करवा लेना चाहिए, क्लियर ना। तो ये हमने सीख लिया क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और MTP। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, इनफर्टिलिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
टेक्नोलॉजी, ठीक ना, क्लियर। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है।